प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र उपन्यास जूठन, उपन्यासकार ओम प्रकाश वाल्मीकि। उपन्यास की घटना ज्यों ज्यों आगे बढ़ती है, कथा यात्रा में नायक अपने जीवन के अवसान की ओर बढ़ता है। युवावस्था में शिक्षा पूर्ण करता है। बाल्यावस्था के संघर्ष का बड़ा मार्मिक, बड़ा हृदयस्पर्शी चित्रण उपन्यासकार ने किया है। युवावस्था में उसके मन में साहित्य के प्रति जो अभिरुचि पैदा होती है वो चेखव को पढ़ता है, गोरकी को पढ़ता है, राही मासूम रज़ा को पढ़ता है। धीरे धीरे उसके मन में जनवादी विचारधारा से वह जुड़ जाता है। मार्क्सवादी विचारधारा उस पर अपना असर छोड़ती है। अभिप्राय कहने का ये है कि वह दो मुख्य विचारधाराओं से जुड़ता हुआ अपने आप में एक वैचारिक विमर्श परिपक्व कर लेता है। एक चेतना उसके मन में घर कर जाती है और वह आंदोलन का रूप ले लेती है। इसके आगे की कथा पढ़ते हुए हम ये पाते हैं कि उपन्यासकार ने लेखक के आधार पर, लेखक के जीवन की घटनाओं के आधार पर, लेखक की प्रतिक्रियाओं के आधार पर हमें बहुत सारे अभिव्यक्ति दी है। जहाँ एक और मैं अपने रास्तों की तलाश में भटक रहा था, वहीं बार बार पिताजी के पत्र आ रहे थे। वे मेरी शादी करने के लिए चिंतित थे। मुझे प्रशिक्षण के दौरान जो भत्ता मिल रहा था उससे मैस का खर्च निकालकर हर महीने एक निश्चित राशि पिताजी को भेज देता था। जो बचते थे उनसे खर्च चल रहा था। नाटक के टिकट में हमें छूट मिल जाती थी। विद्यार्थी होने का लाभ हम उठाते थे। रेल में बिना टिकट यात्रा करने के हथकंडे हमने सीख लिए थे। दादर, वीटी, चर्चगेट के टिकट चेकर्स को धमका कर चमका देने के कई फार्मूले हमने ईजाद कर रखे थे। कम से कम खर्च में हम बम्बई भ्रमण कर लेते थे। इन्हीं दिनों मेरा परिचय मराठी के दलित साहित्य से हुआ था। दलित साहित्य की रचनाएं मराठी साहित्य को एक नई पहचान दे रही थी। दया पवार, नामदेव ढसाल, राजा ढाले, गंगाधर पाणतावणे, बाबूलाल वागुल, केशव मेश्राम, नारायण सुवे, रमन निम्बालकर, यशवंत मनोहर के शब्द रगों में चिंगारी भर रहे थे। ऐसी अभिव्यक्ति जो रोमांचित कर एक नई ऊर्जा से भर रही थी। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि महाराष्ट्र का प्रवास लेखक के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होता है। वहाँ पर चेतना का निर्माण होता है जो उपन्यास का दूसरा चरण है। दलित आंदोलन की भूमि है महाराष्ट्र, अंबेडकर की भूमि है महाराष्ट्र। लेखन, प्रकाशन, पत्रकारिता आंदोलनों में हिस्सा लेते लेते वह कई विमर्शों के माध्यम से इस शोषण की परंपरा को खत्म करने के लिए बिल्कुल संकल्पबद्ध हो जाता है और इस परंपरा को ख़त्म करने का साक्षी बने, ऐसा महसूस करे कि जन समुदाय में एक परिवर्तन आ गया है, एक बदलाव आ गया है। ये साहित्य का उद्देश्य है, ये साहित्य की प्रगतिशीलता है, ये जीवन के यथार्थ का और कलम की ताकत का मेल है, जहाँ पर लेखकीय प्रतिबद्धता हमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो जहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अनेकानेक उपन्यास लिखे हैं, वहाँ पर ये लोकप्रिय क्यों रहा है और जूठन के माध्यम से जितना लोकप्रिय ये विमर्श हुआ है वह वास्तव में अनंत है। जबलपुर से गोविंद मौर्य भी इस संस्थान में अगले बैच में आ गया था। अब हम 2 से 3 हो गए थे। हम तीनों ने मिलकर बम्बई की वे तमाम दुकानें छान डाली थी जहां हिंदी पुस्तकें मिलती है। गिरगांव में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर के मालिक से मित्रता हो गई थी। महीने में कम से कम एक बार हम हिंदी ग्रंथ रत्नाकर अवश्य जाते थे। छात्रावास के मस्ती भरे दिनों में भी हम जीवन की कटु और दुर्दम्य सच्चाइयों को महसूस कर रहे थे। छुट्टी होते ही हमारे साथी पिकनिक और सिनेमा की ओर भागते थे। हम गंभीर समस्याओं पर लंबी लंबी बहसों में घंटों बिता देते थे। उन तमाम कार्यक्रमों में हम शामिल थे जो सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया
तेज करे। रेखांकित कीजिए, सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया को तेज करे। ऐसी चर्चाओं में घंटों बिता देते थे, ऐसे कार्यक्रमों में वे शरीक होते थे जबकि दूसरे लोग पिकनिक पर चले जाते थे, यात्राओं पर चले जाते थे और छात्रावास में युवावस्था के जीवन का आनंद लेते हुए जीवन व्यतीत करते थे। वहाँ पर लेखक बदलाव की भूमिका में अपने आप को सदैव तत्पर रखता था। हॉस्टल में जवानी का अर्थ ही कुछ और था, जिसमें हम फिट नहीं होते थे क्योंकि साहित्य जैसी फालतू चीज़ों ने हमारे मस्तिष्क झुलसा दिए थे। आर्डनेस फैक्ट्री प्रशिक्षण संस्थान अंबरनाथ हॉस्टल संस्थान से ज़्यादा दूर नहीं था। पहाड़ी की तलहटी में हॉस्टल बना था, खूबसूरत जगह थी। मेरा रूम पार्टनर सुदामा पाटिल भूसावल का रहने वाला था। एक दो मुलाकातों के बाद ही हमारे बीच आत्मीयता बन गई थी। अक्सर शाम को उनके फ्लैट में पहुंच जाते थे। कुलकर्णी मीट मछली खाने का शौकीन था। घर की रसोई में संभव नहीं था, इसलिए रविवार को दोपहर मेस में बना मीट उन्हें खींच लाता था। बातचीत में आत्मीय थे। उम्र में हम दोनों से काफ़ी बड़े थे। उनकी छोटी बेटी सविता मेरी हमउम्र थी, कॉलेज में पढ़ती थी। हर रविवार कुलकर्णी के मेस में खाना खाने से सुदामा पाटिल और मेस बिल बढ़ने लगे थे। प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाले भत्ते से मुझे गांव पिताजी को पैसा भेजना पड़ता था। पाटिल की स्थिति भी वैसी ही थी, मुझसे बेहतर जरूर थी, लेकिन दो छोटे भाई कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनका खर्चा भेजना पड़ता था। हम दोनों काफ़ी मितव्ययता से चलते थे, फिर भी हाथ तंग रहता था। मेरे पास कपड़ों की भी तंगी थी, बस किसी तरह खींच रहा था। ऐसे में कुलकर्णी हर इतवार पर मेस में लंच लेना खर्चा बढ़ाने वाला था। एक दिन सुदामा पाटिल ने दुखी मन से कहा था, ये बामन हर रविवार को आ टपकता है। हमारी शामें कुलकर्णी के घर गुजरती थी, लेकिन खाना लौटकर मेस में ही खाती थी। सुदामा पाटिल को उपवास पूजा आदि में विश्वास था, नियमित मंदिर जाता था। अंबरनाथ में एक खूबसूरत प्राचीन शिव मंदिर है। पाटिल सप्ताह में 2 दिन इस मंदिर में जाता था। मुझे इन सब में कोई रुचि नहीं थी। अंबेडकर और मार्क्सवादी साहित्य ने मेरी सोच बदल दी थी, लेकिन पाटिल के साथ मैं मंदिर तक जाता था और पुलिया पर बैठ जाता था। शांत जगह पर मंदिर परिसर मोहक लगता था। अक्सर मिसेज कुलकर्णी सविता के साथ मंदिर जाती थी। कई बार मंदिर परिसर में हम लोग साथ होते थे। एक रोज मुझे पुलिया पर बैठे देखकर सविता भी वहीं बैठ गई थी। मिसेज कुलकर्णी मंदिर में चली गई थी। आप मंदिर में क्यों नहीं जाते? सविता ने सहजता से पूछा। पत्थर की इन मूर्तियों में मेरी कोई आस्था नहीं है, मैंने अपने मन की बात कह दी। वह मुझसे सट कर बैठी थी। मुझे एक अजीब सा एहसास गुदगुदा रहा था। वह जिद करने लगी थी, चलो मंदिर में चलते हैं। सुदामा दादा अंदर है। हाँ, पाटिल अंदर है, आप भी जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं उसे टालना चाहता था। वह चुपचाप पुलिया पर बैठ गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद बोली, आप इतना चुप क्यों रहते हैं? मुझे सुनना अच्छा लगता है, मैंने सहज भाव से कहा। वह खिलखिला पड़ी थी। उसका हंसना मंदिर की घंटियों जैसा था। अचानक उसने कहा, आप फिल्म देखते हैं? हाँ, कभी कभी, हमारे साथ चलोगे? उसने मेरी बाह को अपनी बाह में लपेट लिया था। मैंने टालने की गरज से कह दिया था कि सुदामा पाटिल से पूछ कर बताऊंगा। सविता नाराज हो गई थी। क्यों, आप मेरे साथ नहीं चल सकते? उस रोज कहीं मन में झरना फूटने की कलकल सुनाई पड़ी थी। स्वभाव संकोची था। पारिवारिक परिवेश दिलो दिमाग पर हावी था। इस एहसास की भनक स्वयं को भी नहीं लगने दी, क्योंकि हम दोनों के बीच कई तरह के फासले थे जो लगातार मुझे रोकते थे। ऐसी छोटी मोटी कई घटनाएं बार बार हुई थी जो इस बात का संकेत थी कि उसका झुकाव मेरी ओर बढ़ रहा है। वह हॉस्टल में भी आने लगी थी। सुदामा उसे हॉस्टल आने से रोकता था, कभी कभी डांट भी देता था, लेकिन सुदामा की डांट का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हॉस्टल में वह मेरी किताबों को उलट पुलट कर देखती थी, कभी कभी इधर उधर फैली किताबों को करीने से सजा देती थी। मेस का खाना उसे पसंद नहीं था, वह शाकाहारी थी। दीपावली से एक दिन पहले चतुर्दशी की सुबह मिसेज कुलकर्णी ने अपने घर बुलाया था, वह भी सुबह 4 बजे। मैंने पाटिल से पूछा तो सुनकर वह हंस पड़ा था। मेरी समझ में नहीं आया था कि पाटिल के हंसने का कारण। मैंने जोर देकर पूछा तो बोला, मज़ा करो, मिसेज कुलकर्णी तुम्हें तेल और उपटन से नहलाएंगी। मतलब? पाटिल ने बताया था कि महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों में यह एक परंपरा है। घर की स्त्री परिवार के पुरुष सदस्यों को उपटन और तेल मालिश करके स्नान कराती हैं ब्रह्म मुहूर्त में। उसकी बात सुनकर मैंने उससे पूछा कि तुम आओगे? उसने मना कर दिया, साथ ही कहा था कि उसे नहीं बुलाया है।
उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। एक तो सुबह 4 बजे उठकर जाना था, दूसरे में एक अजीब से अंतर्द्वंद में फंसा था। कुलकर्णी परिवार की आत्मीयता मुझे आकर्षित भी कर रही थी, फिर भी पारिवारिक स्थितियों के कारण संकोच था। एक तरफ युवावस्था और एक तरफ पारिवारिक सामाजिक दबाव, उसका परिवेश, उसका जाति और उसके पिता के प्रति उसकी भावनाओं का जो सम्मान है वह उसके बीच में आगे आ खड़ा होता है। बरामदे में 3 चौकियां रखी थी। कुलकर्णी, अजय और मैं चौकियों पर बैठ गए थे। उस वक्त मुझे रह रहकर अपने घर गांव का दमघोंटू वातावरण याद आ रहा था। मिसेज कुलकर्णी ने बारी बारी से हम तीनों को उपटन और तेल लगाया था। तेल से मोहक सुगंध आ रही थी। मैंने कच्छे के ऊपर तौलिया लपेट रखा था। मिसेज कुलकर्णी ने तौलिए को अलग रख देने के लिए कहा। मैंने कहा कि मुझे संकोच होता है। मिसेज कुलकर्णी ने तौलिया छीनते हुए कहा, तुम मेरे बेटे अजय जैसे हो। फिर माँ से कैसी शर्म। उस क्षण मेरा मन भावुकता से भर गया था। बस अपनी माँ की याद आ गई थी जो कुछ दिनों से बीमार थी। मिसेज कुलकर्णी के हाथों के नरम कोमल वात्सल्यपूर्ण स्पर्श ने मुझे अपनी माँ के खुरदरे स्पर्श की याद दिला दी थी। सिरहाने बैठकर जब माँ मेरे बालों में उंगलियां घुमाती थी, मेरी चेतना जैसे नींद की गोद में समा जाती थी। मिसेज कुलकर्णी ने गुसलखाने में गर्म पानी से नहलाया था। मुझे लगातार एक अज्ञात भय सता रहा था कि यदि इन्हें इसी वक्त पता चल जाए कि मेरा जन्म एक अछूत जाति चूहड़ा में हुआ है तो अंजाम क्या होगा। उन्हीं दिनों पूना में गवई बंधुओं की आंखें फोड़ दी गई थी, जिसे लेकर दलित समाज ने बम्बई पूना में एक ज़बरदस्त आंदोलन खड़ा कर दिया था। कुलकर्णी परिवार से मुझे बेइंतहा प्यार और विश्वास मिला। कभी परायेपन का एहसास नहीं हुआ, लेकिन सविता का मेरी ओर झुकते जाना मुझे भयभीत कर रहा था। मैं ऐसे क्षणों में असहज हो जाता था। सविता जितना करीब आती मैं भागने की कोशिश करता। ये युवावस्था की गतिविधि है। वह युवावस्था की प्रेममय मन की ऐसी ही परिस्थिति और प्रतिक्रियाएं होती है जिसका लेखक ने बड़ा सुंदर, सहज और सरल चित्रण किया है। इसमें कोई कृत्रिमता नहीं है, वर्णन में कोई बनावटीपन नहीं है। बिल्कुल मन की सहजता को लेखक ने शब्दों में ढाल दिया है। एक रोज़ कुलकर्णी के घर प्राध्यापक कांबले से भेंट हुई। कुलकर्णी और कांबले में मराठी नाटकों पर कोई गंभीर चर्चा चल रही थी। मैं और पाटिल इस चर्चा को चुपचाप सुन रहे थे। इसी बीच मिसेज कुलकर्णी चाय लेकर आई थी। चाय पीते पीते मेरा ध्यान कांबले के प्याले पर गया। प्याला हमारे प्यालों से अलग था। मैंने सुदामा पाटिल से पूछा। उसने कोहनी मारकर मुझे चुप करा दिया था। लौटते समय मैंने फिर वही बात छेड़ दी। पहले तो वह टालता रहा, आखिर उसने बता ही दिया। मराठी ब्राह्मण, वह भी पूना के ब्राह्मण, महारों को अपने बर्तन छूने नहीं देते, इसलिए उनके अलग बर्तन रखे जाते हैं। चाय के जूठे कप मिसेज कुलकर्णी उठाने आई थी, लेकिन कांबले का कप कुलकर्णी उठा कर ले गया था। यह सब सुनकर मेरी कनपट्टियाँ गर्म हो गई थी, जैसे किसी ने गर्म पारा उड़ेल दिया हो। क्या सभी दलितों के साथ उनका व्यवहार ऐसा ही है? मैंने पाटिल से जानना चाहा था। मेरे गांव में छुआछूत का भेदभाव था। उन दिनों देहरादून और उत्तर प्रदेश की स्थिति तो और अधिक खराब थी। बम्बई जैसे महानगर में पढ़े लिखे लोगों में ऐसी स्थिति की कल्पना से ही मेरे भीतर एक गर्म लावे का स्रोत फूटने लगा। उसके भीतर आग निकल गई। कनपट्टियों पर पारा उंडेल दिया गया हो ऐसा प्रतीत होने लगा, और जाति का जो विभेद है वह एकदम से यकायक उसके मन में आक्रोश पैदा कर देता है। हाँ, ऐसा सभी के साथ है, पाटिल ने साफ गोई से कहा। पाटिल के मन में बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति आदर भाव था। दलित आंदोलन के प्रति उसके मन में सहयोग भावना थी। वह सवर्ण होते हुए भी संकीर्ण नहीं था। जाति के प्रति उदारता होना, जाति हिंदू ही नहीं, मानव धर्म, मानवता की जाति रखना भी बहुत बड़ी बात है। ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रामायण और महाभारत और हमें स्मृति अपनी कई उपनिषद जैसे ग्रंथों में भी जाति का विभेद देखने को मिलता है, जहाँ पर कि आदिवासी दलित वर्गों के साथ हमारा हिंदू समाज, हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति सम्मान का भाव रखती है, आदर से प्यार से उनके साथ बैठती है, उनके साथ अपने जीवन के सुख दुख साझा करती है और उनके उद्धार और लोक कल्याण की बात सोची समझी जाती है। यहाँ पर हम ये पाते हैं कि उपन्यासकार वाल्मीकि ने
अपने दलित विमर्श को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। वहाँ पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति और ऊंचाई पर उठ गई है। जीवन के मूल्य हमारे सामने निखर कर सामने आते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने उपन्यास के उद्देश्य को बिल्कुल सार्थक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर सके हैं। पाटिल के मन में बाबा अम्बेडकर के प्रति आदर भाव था। मैं अपने मन में उठते बवंडर को पहचान चुका था। ये घटना मुझे अव्यवस्थित कर रही थी। मैंने पाटिल से पूछा था, मेरे बारे में वे जानते हैं? शायद नहीं। वाल्मीकि सरनेम से शायद ब्राह्मण समझते हैं। तभी तो उस रोज़ दीपावली पर स्नान के लिए बुलाया था। पाटिल कुछ गंभीर होने लगा। तुमने उन्हें बताया कि नहीं कभी? मैंने उद्विग्नता से पूछा। क्यों बताता? दलित होना क्या अपराध है? पाटिल ने गुस्से में कहा। कल यदि उन्हें पता चल जाए तो दोषी तुम कैसे हो गए? उन्होंने भी पूछा नहीं तो हम अपनी ओर से ढिंढोरा पीटें? या हाँ, यदि वे पूछते और तुम झूठ बोलकर उनके दायरे में शामिल हो जाते तब तुम्हारा दोष माना जा सकता था, वह भी झूठ बोलने का, पाटिल ने दृढ़ता से कहा। इस घटना के बाद मैं सहज नहीं हो पाया था। मेरी अपनी बेचैनी मुझे तंग कर रही थी। ऐसे माहौल को मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। सब कुछ झूठ लगता है। ये सामाजिक दोहरापन सामाजिक बदलाव का आधार बनता है और लेखक एक आमूलचूल परिवर्तन करके इस समाज में एक धर्म, एक जाति, धर्मनिरपेक्षता और जाति विभेद को खत्म कर देना चाहता है। पाटिल से मेरी बेचैनी छिपी नहीं थी। उसने समझाने की कोशिश की, बामनों का पूरा दर्शन ही झूठ और धोखे पर आधारित है। भूल जाओ और मज़े करो। ऐसे प्यार और सम्मान का आकांक्षी मैं नहीं हूँ जो झूठ के सहारे मिले। मैं गहरे अंतर्द्वंद से गुजर रहा था उन दिनों। इसी पसोपेश में कई दिन गुजर गए। कुलकर्णी के घर गए हुए इंतज़ार करके सविता आ गई थी हॉस्टल में। मैं सविता से खुलकर बात करना चाहता था लेकिन हॉस्टल में ये संभव नहीं था। मैंने सविता से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। अकेले में क्या बात है? उसने शरारत से आंखें नचाते हुए पूछा। इसके बाद हम अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे।